फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with 4, 5, or 6 rooms are available. So why not evaluate the construction work on site first and then make a booking? Victoria Residency Designer Project, an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful block territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ईमान अफरोज़ नात और ईमान अफरोज़ बयान के बाद अब हमारे जिस सेगमेंट का आपको इंतज़ार भी रहता है और जिसमें आज के हमारे मेहमान भी बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे रमज़ान घराना के, एक बेटी और एक माँ, इसके रिश्ते से तो यकीनी तौर पर मैं और आप सब वाकिफ़ हैं। हर घराना बेटी की रहमत, नेमत और माँ के शफ़क़त भरे साए से हमेशा से मुनव्वर रहता है, और ख़ास तौर पर रमज़ान के इन औक़ात में, रमज़ान के इन अय्याम में
तो ये मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। तो आज इस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन ये तमाम गुफ्तगू रमज़ान घराना की के आगाज़ से पहले मैं हमारे उन तमाम करम फरमाओं का जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे दी मेमन TV HD के साथ ताउन किया है, मैं उनका एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूँगा, जिनमें शामिल हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और हमारे गिफ्ट एंटर पार्टनर्स जिनका हम दिल की गहराई से मशकूर हैं। तो बात हो रही थी हमारे रमज़ान घराने के मेहमानों की। तो आज की हमारी मेहमान फैमिली जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर मैं बेटी की बात करूं तो आप ने फार्म डी रिनोन्ड फार्मासिस्ट हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मर्ज भी हैं, वहाँ एक वर्किंग वुमेन के तौर पे काम भी कर रही हैं। साथ ही साथ सोशल वर्क का शौक़ भी रहा है और मैंने अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात करूं तो पहली मरतबा सही मानों में उन्हें मैंने चेयरपर्सन लेडीज़ विंग की फाउंडिंग चेयरपर्सन की हैसियत से हलाली मेमन जनरल जमात में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और नो डाउट इसके बाद कई दीगर मकामात पर भी इनसे मुलाकात रही। एक NGO ताबीर आज़म के नाम से भी इस वक्त इंट्रोड्यूस करा चुकी हैं और बहुत जल्द इनके बड़े अज़ाइम हैं। ताबीर आज़म के क्या अज़ाइम हैं चलिए मालूम करते हैं आज की हमारी मेहमान डॉक्टर उरूसा दादानी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उरूसा आपका कि डॉक्टर साहबा ये वक्त ऐसा होता है कि ख़वातीन का स्टूडियो में मौजूद रहना इफ्तार से कुछ देर कबल बड़ा मुश्किल होता है और आपसे पूछेंगे कि इफ्तार की तैयारियों में आज क्या होने वाला था जो कि अब मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा और कल क्या होगा या क्या होता रहा है, रमज़ान की सरगर्मियाँ आपसे ज़रूर मालूम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी दूसरी मेहमान रमज़ान घराना है तो घराने का ही कोई फ़र्द होगा, आप समझ गए होंगे। तो इनकी वालदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं जो कहती हैं कि मैं इनकी माँ भी हूँ, इनकी दोस्त भी हूँ और उरूसा की मैं मैनेजर भी हूँ, कि इनके सारे वो तमाम काम जो एक मैनेजर की हैसियत से, माँ तो वैसे ही मैनेजर होती है, हर बच्चे की माँ मैनेजर ही होती है, बचपन से लेके जवानी तक या शायद कहूँ जब तक भी ज़िंदा होते हैं बच्चे, माँ मैनेजर की हैसियत से हमारे साथ रहती हैं। और आज इनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा शबाना परवेज़ दादानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और बहुत कम होता है कि माँ और बेटी हमारे किसी प्रोग्राम में, वो ख़ास तौर पे वो भी मेमन कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम होगा आज हमारा, इसलिए मैंने कहा कि आज बहुत ही ख़ास प्रोग्राम होने वाला है आप दोनों के साथ। आगाज़ करता हूँ मैं आपसे डॉक्टर साहिबा कि सबसे पहले तो डॉक्टर उरूसा डॉक्टर तक पहुँचने के लिए क्या ये ख्वाब देखती हैं बच्चियाँ पहले से ही कि डॉक्टर ही बनना है? इसका जवाब तो खैर आपकी अम्मी भी बहुत अच्छे से देंगी, लेकिन पहले मैं ये आपसे पूछूं कि ये डॉक्टर बनने का ख्वाब और फिर या क्या फार्मासिस्ट ही बनना था या बनना MBBS डॉक्टर था लेकिन शायद किसी वजह से उस तक नहीं पहुंच पाई? बेसिकली ये ड्रीम मेरा नहीं था। अच्छा। हाँ, ये ड्रीम मेरे फादर का था। ही वांट्स के घर में एक फैमिली में एजुकेटेड फैमिली होनी चाहिए, बिकॉज मेमन फैमिलीज़ में इतनी एजुकेटेड गर्ल्स नहीं होती। तो उनका एक ड्रीम था कि जो हम ड्रीम पूरा नहीं कर सके वो हमारे बच्चों में आए। तो आई वॉज द फर्स्ट वन। तो उनकी यही थी कि हम इसको आगे लेके चलें। तो आई वांट टू बिकम MBBS डॉक्टर, लेकिन वो बस कुछ रीजंस की वजह से, बिकॉज MBBS क्योंकि एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। नाम भी आ जाए आपका लेकिन लिस्ट में आपकी वजह से, लेकिन वो फ़ीस इतनी ज़्यादा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली ऑफ मेमन कम्युनिटी तो फिर इसको एक लेके चलना थोड़ा सा इशू हो जाता है। देन आई विल मूव टूवर्ड्स कि मैं फार्मेसी की फील्ड ज्वाइन करूँ, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर का ही पेशा है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे शायद लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फार्म डी और MBBS में या फिर किसी और फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो उसमें मैं सोचा कि या फिर इसको आगे लेके चलते हैं और इसको थोड़ा सा रिनो करवाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कम्युनिटी में। जब किसी फील्ड को सोच के चल रहे होते हैं डॉक्टर साहब, ये सवाल और तमाम हमारे यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बनना MBBS डॉक्टर है और वही जहन में ख्वाब भी लेके चला। एक वक्त ऐसा आता है जो किसी भी वजह से सम टाइम ये प्रॉब्लम जो आपने बताई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत सौ के साथ होता है कि वो फाइनेंशियल सहूलतें हमें हासिल नहीं होती। गो के आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये सपोर्ट कर रही हैं। तो इसके बाद जब आप अपनी फील्ड को, शोबे को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट में कितना वक्त लगता है कि वो ख्वाब जो आपने देखे थे अब उसको इसके साथ एडजस्ट करना है और हमारे सारे ख्वाबों को कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जहां अब हम कर रहे होते हैं? मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई
बिकॉज वो एक MBBS डॉक्टर के जो क्राइटेरिया होता है वो आपके माइंड में चल रहा होता है कि यही बनना है, हॉस्पिटल है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हो और आपको ये बात पता होती है ना कि आपको फुलफिल करना है पेरेंट्स का ड्रीम, तो आपको जो है उसके अंदर इंगर्ज होने में जो है इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको लगता है क्या है, लेकिन जब आप इनरोल्ड हो जाते हो MBBS में और PharmD में, समझ लें कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। थर्ड ईयर तक तो वी आर टेकिंग द सेम कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्सिटीज़ को जो है इन पे थोड़ी सी बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है कि हम उनको ये बताएं कि जो फील्ड नज़र आ रही है वो वैसी नहीं है। और जो MBBS है उसके बाद भी आप जनरल फिजिशियन फ़ौरन नहीं हो जाते, आपको प्रैक्टिस करनी है, FCPS पार्ट 1 करना है, 2 करना है, तो ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी है। उसके बाद BDS है तो भी आप फ़ौरन नहीं कर सकते। तो PharmD इज़ द वन ऑफ द प्रोफेशन कि आपको फ़ौरन डिग्री मिलते ही यू कैन मूव टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ये उन्हें हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि PharmD किसी से पीछे नहीं है, वो भी एक डॉक्टर का पेशा है। डॉक्टर ही है। और वैसे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि इसके बाद मुझे आपसे ये सवाल करना है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कर रहा है कि ये सवाल मैं आपके बजाय आपकी वालदा मोहतरमा से करूं। मैडम, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बनने का जब पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं किसी बच्चे या बच्ची के लिए, तो वो कुछ देख रहे होते हैं, उन बच्चों के अंदर कुछ देख रहे होते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि यार ये तो बन सकती है और बन के दिखा भी सकती है। तो क्या ऐसी कुछ बचपन में उरूसा जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चियों में से थी, या हमारी तरह वही नालायक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चियाँ तो वैसे ही पढ़ने वाली होती हैं, तो क्या पढ़ने में उरूसा को ये देख के ही आप लोगों ने या ख़ास तौर पर इनके वालिद मोहतरम ने ये डिसाइड किया कि उरूसा को डॉक्टर ही बनाना है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो इसलिए बताया नहीं है कि ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी है। तो जो हाफिज़ कुरान इंसान बच्चा होता है तो यकीनन वो ज़हीन होता है, तो इस वजह से वैसे तो चलो हम लोग कहते हैं कि हिफ्ज़ करवाना है, हिफ्ज़ करवा लेते, इतना आसान नहीं होता। इसके बाद इसके फादर को था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं छोटी थी, मैं मतलब 11 इयर्स की थी तो मेरी इंगेजमेंट हो गई, 15 इयर्स की थी तो मेरी शादी हो गई। मैट्रिक का रिजल्ट शादी के बाद आया क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। अब वो शादी हो गई तो फिर उरूसा साहिबा आ गई, 16 इयर्स की हुई तो ये बेगम साहिबा आ गई। तो फिर इसके बाद टाइम नहीं मिला, बच्चे हो गए, ये हाफिज़ कुरान बन रही थी। तो हस्बैंड इसको जब लेकर जाते थे हिफ्ज़ करवाने के लिए, जब आना जाना इसको पिक एंड ड्रॉप करते थे, तो उसको बताया करते थे कि बेटा देखो ये जो बस जा रही है ना, ये डॉक्टर्स की बस है, एक दिन आप भी इसमें जाओगी, डॉक्टर बनोगी, ये सब। तो ये बातें मुझे नहीं पता होती थी। माइंड शुरू से बचपन से डाल रहे थे दिमाग में, ये बातें मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं तो बच्चे पाल रही थी, छोटी थी। फिर जब ये बड़ी होती गई और ये इसके जो मैंने देखा कि इसको बहुत शौक है, एक तो इसको सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शुरू से ये करती रही है। बिल्कुल सही। तो इन चीज़ों में ज़्यादा थी। अब मैं, एक बेटी मेरी माशाल्लाह शेफ़ है, पेस्ट्री शेफ़ थी, उसकी शादी हो गई, मैं माशाल्लाह नानी भी हूँ। तो ये था कि मैं इनको देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं जो अपनी जवानी ना इन लोगों में देख रही हूँ, मैं जी रही हूँ। तो ये जो करना चाहती थी तो मैं खुश होती थी। बचपन में मैं उरूसा बचपन में शरारती, पढ़ी लिखी, पढ़ने का शौक? पढ़ने का तो बहुत शौक था, लेकिन ये अपने पापा की तरह गुस्से वाली बहुत थी कि मतलब जो कह दिया वो कह दिया, जो करना है वो करना है। अच्छा, हिफ्ज़ कुरान बड़ा बहुत ही टची सब्जेक्ट इसलिए है कि जब आप दीन और दुनिया के दोनों को तालीम एक साथ लेके चलते हैं, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं कि जिस सीने में अल्लाह ताला की किताब महफूज हो तो फिर सीना इतना कुशादा हो जाता है, दिलो दिमाग इतने कुशादा हो जाते हैं। तो और लेकिन एक बड़ी इसमें अहम बात है कि इसमें फिर बच्चे अपनी जो रूटीन एजुकेशन जो है वो लेट शुरू करते हैं, क्योंकि वो शुरू के औकात जो हैं, शुरू के ईयर्स जो हैं, साल जो हैं वो लग जाते हैं आपके हिफ्ज़ कुरान में। तो कितना अरसा लगा उरूसा को हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने में, और दैन फिर उसके बाद अगली तालीम? मेरा 1.5 और 2 इयर्स का गैप है बस। अच्छा। बिकॉज वो स्पीकिंग पावर थोड़ा फास्ट था। जी। तो जब इनरोल्ड हुई थी जब हिफ्ज़ के लिए, तो इनरोल्ड हिफ्ज़ के लिए नहीं हुई थी, बेसिकली नाजरा के लिए हुई थी। बिकॉज पापा के जहाँ एरिया था जहाँ मैं हिफ्ज़ करती थी, वहाँ पे गर्ल्स को देख के पापा को बड़ा शौक था कि यार ये बच्चियाँ हैं, कुरान की आवाज़ आती है तो ये होना चाहिए हमारे घर में भी। तो मुझे इनरोल किया गया था नाजरे के लिए। लेकिन जब उन्होंने मेरा लर्निंग प्रोसेस देखा कि ये थोड़ा फास्ट पढ़ती है, तो उन्होंने फिर मेरी फैमिली को कहा कि इसको हिफ्ज़ करना चाहिए। तो मेरे फादर ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारे घर में भी कोई हाफिज़ आएगा। कितने साल की उम्र में आप वहाँ इनरोल्ड हुई थी? अराउंड क्या एज होगी उस वक्त? 6 एंड हो रहा था, आई थिंक 6 एंड हो रहा था, और 1 ईयर मेरा हिफ्ज़ और नाजरा साथ साथ कंप्लीट हुआ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एज की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाए और 8 की ड्यूरेशन में हो, तो वो मुझे हाफ ईयर और 1 ईयर जो उन्होंने रिपीटेशन जो हम एक जिसको नाजरा और उसमें सब रिवीजन में मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया? 2 साल में तकरीबन हो चुका, पूरी डिग्री का ड्यूरेशन 8 साल की उम्र में सनद जिसे बोलते हैं, सनद आ गई थी 8 इयर्स में। फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू की स्टडी। 8 साल में कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लेना और फिर वो 2 साल में कर लेना,
मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि शायद ही कम्युनिटी में ऐसी बच्चियाँ या ऐसे बच्चे हों जिन्होंने इस उम्र में, मुझे याद है 1.5 साल में भी और 1 साल में भी बच्चे करते हैं, लेकिन उनकी एज जो है वो फिर इतनी छोटी नहीं होती। इस उम्र में कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल भी लेता है, लेकिन 1.5 साल में कमोबेश मुकम्मल कर लेना और 2 साल में सनद याफ्ता हाफिज़ की शनाख्त में दाखिल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए उरूसा, जो मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ भी और इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है। और रमज़ान मुबारक में जब ऐसी कोई खुशखबरी हमें मिल जाए कि डॉक्टर उरूसा दादानी जो है ना सिर्फ ये कि एक हाफिज़ा कुरान तो हैं ही, लेकिन इतने काबिल हाफिज़ा कुरान जो कमो बेश 1.5 साल में पूरे कुरान करीम को अल्लाह ताला की इतनी वसी किताब को अपने सीने में महफूज रखती हैं, क्या बात है। दिल खुश हो गया आज के प्रोग्राम में उरूसा आपके साथ इससे ये बातचीत करते हुए। अब जब हिफ्ज़ कुरान, मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि सीना कुशादा हो जाता है, दिलो दिमाग जो है वो मुअत्तर हो जाते हैं, और जिस दिलो दिमाग में अल्लाह के नाम, उसके नबी का, नबियों के किस्से, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फिर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम शायद बहुत छोटी और आसान सी लगना शुरू होती। क्या ऐसा ही आपके साथ भी हुआ? थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आई थी बिकॉज़ वो एज छोटी थी। Yeah. वन क्लास के बाद मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो जब मैं दोबारा से इनरोल्ड हुई स्कूल लाइफ की तरफ, तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल इसलिए आई बिकॉज़ वो 2 साल में आपका माइंडसेट वो मदरसे वाला हो जाता है, क्योंकि उठना, 5 टाइम की नमाज है, रिवीजन चल रहा है कुरान का, ये सारा कुछ, और मुंह पे सिर्फ नात ही नात होती है, तो वो उसमें अंदर पूरी मर्ज हो चुकी थी। लेकिन जब मैं स्कूल के साइड आई तो मुझे थोड़ा सा पिकअप करने में टाइम लगा, लेकिन वही है कि टीचर्स अच्छे मिल जाएँ, आपको असातिज़ा अच्छे मिल जाएँ और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले घर में भी कि ये घर में बहुत ज़रूरी है। और मेरे घर में मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि पढ़ना है और पढ़ना है, जिसे हम रिवीजन कहते हैं, और जिसे हम मैं असर के बाद असर के बाद हमारे घर में इसकी रिवीजन होती थी। मैं ना भी पढ़ूँ तो मेरे जो एरिया के जो बच्चे होते हैं वो बता रहे थे कि वो हाफिज़ा साहिबा पढ़ने बैठ गई हैं, तो सब गेम्स बंद कर दें। अच्छा। तो ये लर्निंग, फिर स्कूल में थोड़ा सा मुश्किलात आई क्योंकि एजुकेशन थोड़ी सी और हाई हो चुकी थी। जब मैंने ब्रेक लिया था तो उस वक्त नॉर्मल थी, जब मैं दोबारा से आई फिर O लेवल्स का स्कूल था, तो वो दोबारा से मुझे जो है उसको पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन ये है कि जब माइंड सेट आया कि भाई ये स्कूल है और यहाँ करना ही करना है, तो फिर वो तो आसान हो गया। इससे पहले कि मैं आपकी प्रोफेशनल और लाइफ पे हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपके बचपन को ही मैं जो है ना और मज़ीद एलोब्रेट करूँ हमारे इन बच्चों के साथ जो सुन रहे हैं आज, ये सारे भी जितने भी लोग हैं आज उरूसा को सुन रहे हैं कि दीन और दुनिया के इस पैकेज को किस तरह से हम साथ लेके अपने साथ दोस्ती पर यकीन रखती हैं उरूसा। दोस्तों ने कितना हेल्पफुल किया, अगर इनिशियल लाइफ की अगर बात करें, कोई ऐसी दोस्त हैं जो अब तक आपके साथ हों उस दौर की, वो हिफ्ज़ कुरान वाले साइड की हों या आपके जनरल साइड की हों? बेसिकली सर मेरा जो मानना है वो यही है कि फ्रेंड्स से होना ज़रूरी है, अच्छे हैं, लेकिन पेरेंट्स या जो आपका फैमिली मेम्बर होता है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। बिकॉज़ मेरी एक रूटीन रही है कि मुझे जैसे ही मैं एंटर होना है घर में कहीं से भी व्हाटएवर, तो मैंने A to Z किसी की एक इमेज क्रिएट करते हुए ना वो अपनी मदर से शेयर करना है। अब ही वेंट टू कम टू विद मी कहीं पर भी, तो वहाँ पे वो देख के मुझे बता रही होती है ये वो तो नहीं, तो मैं कहती आपको कैसे पता? तो इस तरीके का तुमने जो वो नक्शा और आर्ट बना के मुझे बताया था, क्योंकि एट दी एंड कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो फ्रेंड्स होते हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपको या तो डिच करते हैं या यूज़ करते हैं, या आपका सपोर्ट जब आपको नीड होती है तो वो आपके साथ नहीं होते। लेकिन पेरेंट्स वो वाहिद सपोर्ट है, चाहे आपको डांटेंगे, आपको बुरा भी कहेंगे, आपको रोकेंगे भी, रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, लेकिन एट दी एंड आपको पता है कि मेरी जो पर्सनल बात है वो बाहर नहीं जाएगी, सिक्योर है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ आप रखें, इतनी लिमिट में रखें कि कभी जब अगर आपके पास कोई ऐसा वक्त आता है तो वो आपको डिश ना करे या आपकी उस चीज़ को लेकर आपको यूज़ ना करे। क्या माँ और बेटी की दोस्ती तो लाजवाल दोस्ती होती है, और आप समझती हैं कि उरूसा की आप बेहतरीन दोस्त या उरूसा आपकी बेहतरीन दोस्त साबित हुई हैं? सबसे बड़ी, एक तो सबसे बड़ी बेटी तो एक तरीके से मशवरा खानम भी बन जाती है ना, वो तो हर बात में जिस तरह माँ से बच्चे मशवरा करते हैं, इसमें माँ भी कोशिश करती है कि बड़ी बहन से, बड़ी बेटी से सबसे पहले मशवरा करें। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, फिर ये बच्चे पालना करना, तो मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं। मैंने मतलब फ्रेंड्स हर कोई, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं जैसे दोस्त कह सकूँ तो मेरा सबसे पहला दोस्त मेरा हस्बैंड है, तो उनको हर बात शेयर करना। फिर जब ये लोग हो गए तो उरूसा जो थी वो शुरू से ही तरफ फैसला करना, ये करना है
करना है बात मतलब फादर की तरफ में, जी। तो मतलब बोल्ड थी शुरू से ही, तो मैं हर बात इसी से शेयर करती थी। यानी कि बड़ी एग्रेसिव बिल्कुल मतलब इसका, और एक बात डिसीजन पावर, बिल्कुल, और इसकी एक बात है कि ये कह देती है कि मम्मी ये होगा, मम्मी ये काम छोड़ दे, अगर मैंने कर लिया तो वो काम होता है जिसने कहा था। तो कहती मम्मी मेरी बात मान लो, मैंने कहा था, अब मैं उसके मशवरे से चलती हूँ। क्या बात है। क्योंकि देखिए हम लोग फैमिली है, हमारे एक रूटीन है। मेरे ससुर ने कहा था कि दिन में तुम लोग सबकी एक्टिविटीज़ होती हैं, रात का डिनर जो है ना वो एक साथ करना। हमारे घर में मेरे हस्बैंड अगर 12 बजे भी आए ना तो मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे जब तक कि पापा ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक जब हम मेहमान हैं, जैसे हमारे यहाँ दस्तरखान कैसा लगता है, तो हम डाइनिंग टेबल पे भी अगर खाते हैं ना तो हमारे यहाँ तो हर हम लोग मतलब चटनियाँ भी होंगी, गाजर भी होंगे, ये भी होगा, एक फुल मील पूरा होता है, मुकम्मल होता है। इसके बाद हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम लोग ये सोच के खाते हैं कि हम सारी दिन की बातें, हाँ बेटा क्या हुआ आज का दिन, हस्बैंड अपनी सारी कहानी सुनाएंगे, मशवरा उसी वक्त होता है। तो मेरे हस्बैंड जब ससुर एक बार आए थे, वो खाने का टेबल जो है वो काबीना का टेबल, बिल्कुल ये हमारे प्लानिंग होती है, बिल्कुल सारी बातें वही होती है। अब तक क्या हुआ और आगे किस तरह से आगे चलना है, क्या करना है, सुबह क्या करना है बेटा, और क्या होना चाहिए, पापा ये मसला है, मम्मी ये यार क्या करना चाहिए। हस्बैंड पूछते हैं यार मेरे साथ ये हो गया, आज ये पूरा दिन में रूटीन, मैं तो घर में होती हूँ, मैं भी हर बात रूटीन बताती हूँ कि आज ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, पेरेंट्स सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और बेटियां खास तौर पे बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं आपकी, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। आखिरी एक सवाल के बच्चियों को स्पेस देना कि वो वर्किंग, एक तो पढ़ें, बिल्कुल, पढ़ने के बाद उनको ये स्पेस देना कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहती हैं, बिल्कुल, तो यूथ सबको पता होती हैं, उनके साथ रहते हुए आप जो चाहें करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डॉक्टर उर्दूसा ने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत को अचीव करने की सलाहियत रखती हैं और बहुत को अचीव करना चाहती हैं। यकीन तौर पर इनके अज़ाइम का भी मैं जिक्र करूंगा ताबिर अज़म के साथ। तो ये स्पेस देना कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ आपके लिए? नहीं देखिए, वो हम कहते हैं ना कि सोने का निवाला खिलाओ लेकिन शेर की निगाह से देखो। तो मैं बहुत मतलब लाइवली हूँ, बहुत हंसी मजाक में, गुस्सा नहीं होती, लेकिन जब मैं होती हूँ तो मतलब आप ये बताइए कि आपको मैं कैसा गुस्सा होती हूँ, लेकिन ज्यादा कैमरे आपके चारों तरफ। अच्छा देखिए ये बिल्कुल ये मेडिकल कैंप्स जाती हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाती हैं, मतलब वो जो वो होते हैं मतलब सिंध, अंदरूनी सिंध वगैरह भी जाती हैं, पंजाब साइड भी गई हैं। अगर ये रात को 3 बजे भी लाइव आई ना तो सबसे पहला कमेंट मेरा होगा, लाइक मेरा होगा। क्या बात, यानी बेटा आपकी निगाह जो है वो आपने कोशिश बिल्कुल की है। ये कैंप में होती है लेकिन उसके साथ मैं होती हूँ, मैं वहाँ मौजूद नहीं होती लेकिन मैं होती हूँ, किसी ना किसी अंदाज में मौजूद मैं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या कर रही है और इसको आके मुझे एक बात बतानी फिर सोना है। ये मतलब ये है कि अगर हम माँ बाप इतना स्पेस देंगे ना तो बच्चे आपसे हर बात शेयर करेंगे, नहीं छुपाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मैडम ने कही है कि माँ का एक किरदार तो यकीन तौर पर बच्चों की परवरिश है, लेकिन दूसरी एक स्पेस देने के साथ साथ वो निगाह रखना बेइंतहा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें कभी भी गुस्से से नहीं हो सकती, ये बॉन्डिंग से होती है। अगर आप बॉन्डिंग और अपना एतमाद पैदा कर दें बच्चों पर या बच्चियों पर, मैं उन पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, तो फिर ये बॉन्डिंग जो है वो ता देर बल्कि जब तक ज़िंदगी और सांस में सांस रहती है, जब तक रहती है। वक्फे के लिए कहा जा रहा है और रमज़ान घराना में इस वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस दिलचस्प गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं।
खुशामदीद एक बार फिर हमारे रमज़ान घराने के इस खुसूसी प्रोग्राम में। आज डॉक्टर उरूसा दादानी हमारे साथ हैं, इनके वालदा मोहतरमा शबाना परवेज़ दादानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब आपकी कुछ थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, जब आप फार्मासिस्ट, रिकग्नाइज्ड फार्मासिस्ट बन गई, तो इसके बाद फिर अब अगला स्टेप ये होता है जिसका जिक्र मैंने वक्फे से पहले अम्मी से भी पूछा कि अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आना है, जॉब ढूंढनी है, जॉब तलाश करनी है। क्या सोचा था उस वक्त? सबसे पहले तो फार्मासिस्ट के लिए या डी फार्म करने के बाद, फार्म डी करने के बाद कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जहां पर एक डॉक्टर जो है वो अपॉइंट हो सकता है? बेसिकली आज जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला उससे मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि फार्मासिस्ट के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ वो वर्किंग कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ओनली आपको प्रोडक्शन एरिया में काम करना है या फिर आपको क्वालिटी एश्योरेंस या QA में काम करना है। उस वक्त हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता और हमें यही कहा जाता है कि इंटर्नशिप नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी या मार्केट स्मॉल है, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन और इतना ईयर्स मुझे इंडस्ट्री में होने के बाद, मैं अब जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि किसी चीज़ के पीछे भागे नहीं। इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप उस चीज़ को समझें और अपना माइंडसेट क्लियर करें कि करना क्या है आपने। क्योंकि जो हमारे पास CVs रिज्यूम्स अब आती हैं न्यू, जितने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में वो जॉब स्विच करते हैं। तो जब हम भी ग्रेजुएट हुए तो हमें ये बताया गया था कि आपकी बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, लेकिन हमने स्टार्ट इनिशियली किया, जिस भी एरिया में मुझे जॉब मिली मैंने उसको अवेल किया। मैं किसी चीज़ के पीछे भागी नहीं। जब मुझे फार्मा इंडस्ट्री में जॉब मिली, आई वॉज लाइक यार मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, कर लेनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद बनाते हैं, पहले इनरोल्ड हो जाएं, उसके बाद अपने जो है रास्ते निकालें। मैनेजर रेगुलेटरी बताया आपने, मैंने आगाज़ में भी मैनेजर रेगुलेटरी का जिक्र किया था, और एक कंपनी में मैनेजर रेगुलेटरी का क्या किरदार होता है ये मैं भी समझना चाहूँगा, और वो तमाम हमारे स्टूडेंट्स जो मैनेजर रेगुलेटरी की तरफ भी अगर जाना चाहें, ये क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं इनके? अच्छा, बेसिकली जो रेगुलेटरी अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट होता है वो एज एन समरी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है। हम कनेक्टेड होते हैं जितने भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, चाहे प्रोडक्शन हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, हम उन सबसे कनेक्टेड होते हैं। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आपको न्यू इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे किसी मिनिस्ट्री में है, लोकली आपको पाकिस्तान में उसको रजिस्टर कराना है, तो कोई मॉलिक्यूल विदाउट रजिस्ट्रेशन आएगा नहीं, क्योंकि उसका एक लाइसेंस नंबर होता है। वो लेने से, वो उसका लेने का जो तरीका है, पूरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पूरा प्रॉपर वर्क है, उसमें लीगल वर्किंग होती है। जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसमें जो आप प्राइसिंग करते हैं, जिस पे वो मार्केट में सेल होती है, वो हम करते हैं। लीगल मैटर्स होते हैं, कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिलवाना होता है, होलसेल लाइसेंस दिलवाना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करानी है, कोई आपको मॉलिक्यूल इंपोर्ट कराने, जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, चाहे वो लोकली हो चाहे इंटरनेशनली हो, वो सब रेगुलेटरी अफेयर्स देखता है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल डिपार्टमेंट और कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, क्योंकि ये एक समरी होती है कंपनी की। मतलब रेगुलेटरी, जिस तरह हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है ना, जिस तरह बहुत सारी हम रेगुलेटरी अथॉरिटी देखते हैं, सुनते हैं, हमारे ये रेगुलेटर है उन तमाम, इस कंपनी के अंदर का रेगुलेटर है जो कि उन तमाम ही शोबों को, जितने भी शोबे हैं यहाँ, प्रोडक्शन से लेके, मार्केटिंग से लेके, किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने तक, यानी कि ये तमाम चीज़ों को देखना एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का काम होता है। और शी इज़ अ मैनेजर रेगुलेटर, नो डाउट। ये एक और नया तुरंत तमगा है जो मैं इनको देना चाहूँगा। लेकिन ताबीर अज़म की बात मैंने जब से इसको देखा है मेरे जहन में, और आपने यकीन तौर पर इसके 2-4 इवेंट्स भी अब तो कर लिए हैं, ताबीर अज़म बनाने का जज्बा कैसे पैदा हुआ? क्या देख के डॉक्टर उरूसा दादानी ने सोचा कि कोई एक ऐसी NGO होनी चाहिए? नो डाउट कि बहुत सारी NGOs हैं और आप कई NGOs के साथ कनेक्टेड ऑलरेडी रही भी हैं। क्या ताबीर अज़म की जज्बा है, वो क्या जज्बा मौलिका था कि डॉक्टर उरूसा ने सोचा कि अब ताबीर अज़म नाम की कोई NGO या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? बेसिकली मैं कनेक्टेड थी, 11 साल से सोशल वर्क कर रही थी डिफरेंट NGOs के साथ। जब फ्लड आया तो एट दैट टाइम, बिकॉज बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमें वहाँ फील्ड में जाना पड़ा, और मुझे कुछ NGOs जो मेरी रिन्यून है, जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इफ़ यू आर विलिंग तो कम एंड ज्वाइन विद अस। मैंने कहा मैं ऑलरेडी वर्किंग करती हूँ, तो लेट्स गो एंड सी के क्या होता है। तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट था जो मैंने, एक चीज़ जो इंटरनली एक होती है आपको कि जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं फील आ रही थी कि क्या है, बिकॉज एवरीवेयर मुझे ऐसा फील आ रहा था कि हम
फेकनेस कहीं ना कहीं है, इसमें फेकनेस ज़रूर है। तो उसी पॉइंट पे जब वो लास्ट मेरा मेडिकल कैंप था किसी एनजीओ के साथ, ये मैं 2 साल पहले की बता रही हूँ, जो 2022 में जब फ्लड आया, एट दैट टाइम जब मैंने ये फ़ैसला किया कि यार मुझे एक ऐसी टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो खिदमत खल्क के जज्बे से बेलौस सिर्फ़ और सिर्फ सर्व करने के लिए, अर्न करने के लिए नहीं फील्ड में आए। तो फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई और एक अपनी इंडिविजुअल एसोसिएशन शुरू की 2022 फ्लड। क्या अज़ाइम ताबिर अज़्म के किसी ख़ास शोबे को आपने अपने जहन में रखा, यानी कि हेल्थ का शोबा, यकीन तौर पर आप ख़ुद भी डॉक्टर हैं और इसी शोबे से मुंसलिक हैं, तो क्या हेल्थ की तरफ ही आपका रुझान होगा ज़्यादा या और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप काम करना चाहेंगे? बेसिकली हमने 7 सेक्टर्स में वर्किंग स्टार्ट की थी, 7 सेक्टर्स में, जिसमें से हमने गर्ल्स की जहेज़ का जो एक पूरा होता है, सस्ता राशन ड्राइव की हमने बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन शुरू किया, स्ट्रीट चाइल्ड्स के ऊपर काम किया, हमने डिसेबल्ड लोगों के ऊपर काम किया और हमने ह्यूमैनिटीज़ को नज़र में रखते हुए हमने हर वो चीज़ की है, लाइक उसमें कोई ज़ात का कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मेमन है, उर्दू स्पीकिंग है। वी आर वर्किंग फॉर ऑल इंडिविजुअल रिलीजन्स। तो फिर हमने अब जो कर दिया है उसको मेजर क्राइटेरिया हमारा 2 पे हमने कर दिया है, उसको हमने किया हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को, इन 2 को हमने अपना मेजर किया है। एजुकेशन में हम बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जो कि अब ये थोड़ी सी लॉस हो चुकी है कि बताना कि बेसिक एथिक्स क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह देखा अगर गर्ल और बॉय सामने है छोटा, उसको नहीं पता कि बीइंग अ सिस्टर उसको सलाम भी करना है, वही समझता कोई बड़ा आएगा तो मैंने सलाम करना है। तो हम उनको बेसिक एथिक्स ये देते हैं कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फर्स्ट स्टेप आपका सलाम है। दूसरा, आपकी सिस्टर है तो आपने सर पे हाथ रखना है ताकि उसको ये फील हो कि मेरा सर पे कोई मेरा बड़ा है। इस तरीके की बेसिक एथिक्स एजुकेशन के, बैठ के किस तरीके से खाना है, उठना कैसे है, खाने से पहले हाथ धोने, ये जो मेरी पूरी टीम है ये इसकी बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन पे काम करती है। उसी के अंदर हम इनरोल करवाते हैं हमारी हेल्थ भी, जहाँ पे हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं पूरे इंटीरियर सिंध में, चाहे KPK में हो चाहे कराची में हो, वहीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो उस मेडिकल कैंप में आए हैं, हम बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन पे काम ही उन पे करते हैं। एथिक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, और हम इसकी कमी हमारी तरबियतों में महसूस करते हुए चले आ रहे हैं। स्कूलों से भी, स्कूल भी सिर्फ रट्टाफिकेशन और किताबें, मोटी मोटी किताबों के तक रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आगे जाके किसी भी बच्चे के लिए बड़ी मावन मददगार साबित होती हैं। तो आपने ज़ाती हैसियत में बड़ा ही आपने एक यूनिक किस्म का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है स्कूलों में जाके या बच्चों के साथ। आपने खुद क्या महसूस किया कि वाकई इसकी एक बहुत कमी हम महसूस नहीं कर रहे मुआशरे के अंदर? बिल्कुल, इसी वजह से हमने इसको इंट्रोड्यूस कराने का सोचा, बिकॉज जो स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स तक हम नहीं जा सकते, और अगर आप किसी को एजुकेट करने का सोचें तो वो यही फील करते हैं कि यार ये मेरे एरिया में या मेरी सराउंडिंग्स में आने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं तो उनके पास बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं घर से, स्कूल से आएगी, लेकिन वो हमारी सोसाइटी का एरिया जहाँ जो स्कूल नहीं जाते, जो अंडर प्रिविलेज एरिया में रहते हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके पास भी तो एजुकेशन होनी चाहिए ना। चाहे आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन बेसिक एथिक्स आ जाएगा तो आप सोसाइटी के काबिल तो बन सकेंगे। बहुत अच्छा, और ये काबिल अमल प्रोग्रेस है, और मेमन टीवी भी आपके साथ होगा। अगर आप इस किस्म की किसी ट्रेनिंग को हमारे मेमन टीवी HD के थ्रू कहीं आगे भेजना चाहें तो हम आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। ये बड़ा यूनिक आइडिया है। एथिक्स की एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों में ये रविश नहीं पनपेगी, हम इसको बड़ा इंसान नहीं बना सकते जब तक कि ये अंदर से जज्बा पैदा ना हो। फीमेल एजुकेशन पे जिस अंदाज से आपने अपनी हाफ़िज़ा कुरान से लेके अब तक की मैं फार्म D तक के सफ़र को जारी रखा है, मुझे लगता है कि एक जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जो बात करने का सलीका आपने सीखा, जो न्यू आइडियाज़ के साथ जंप करके कूद जाना आतिश नमरूद में जिसे कहते हैं ना, कि अब जो होगा तो देखा जाएगा, हमने ये सोचा है कि ठीक है तो हमने इसमें कदम रख दिया है। तो अब हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा मेमन कम्युनिटी की तरफ इसको डाइवर्ट करूँगा हमारी इस डिस्कशंस को। हमारी मेमन कम्युनिटी में जो ये फ़ीमेल एजुकेशन की तरफ रुझान है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा है। एक ज़माना था कि शायद मेरा ख्याल है जिस वक्त आपकी एजुकेशन थी आज से 6-8 साल 10 साल पहले, उसको थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा था। अब बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। क्या दिख रही हैं इन आसानियों को? हमें किस तरह से बच्चियों को फ़ायदा उठाना चाहिए? मैं सबसे पहले जो गर्ल्स हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि ये चीज़ की तरफ नहीं जाएं कि वो क्या कर रहा है। हम में कंपटीशन बहुत आ गया, गर्ल्स में स्पेशली तौर पे कंपटीशन आ गया, क्योंकि मेमन कम्युनिटीज़ के जो बॉयज़ हैं उनमें अभी एजुकेशन का फिर भी
लेवल कम है, गर्ल्स में अभी ज़्यादा है कि हम एजुकेशन लें, लेकिन उसके साथ साथ आप में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन ना करें। पहली तो सबसे चीज़ आप ये देखें कि आपकी फैमिली आपको किस चीज़ की इजाज़त देती है, और ज़रूरी नहीं है हर फैमिली आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज तक लेके जाए। लेके जाती है बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं लेके जाती तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि हमने भी इंट्रोड्यूस कराएं। हम डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स के कोर्स भी करवाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है तो कम्युनिटी पे भी बहुत सारी जमात लेवल पे भी ये वर्किंग हो रही है, आप उनको लें, आप उनसे लेके आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, उनको भी बुरा नहीं लगेगा कि घर से बाहर जा रही हैं, या फिर फैमिली के जो भाई होते हैं या फादर होते हैं कि यार इनको पिक एंड ड्रॉप देना कौन करेगा, नहीं आ सकते, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि गर्ल्स के लिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, और अर्निंग जो है आप कुरान पढ़ा के भी कर सकते हैं। स्किल्स आपने ये अपने कुरान पढ़ाना भी एक स्किल है। स्किल्स डेवलपमेंट पे बड़ा काम भी हो रहा है। हमारी फेडरेशन भी और कई जमातें भी अपने अपने तौर पर बच्चियों को ख़ास तौर पे जो है वो ऐसे हुनर सिखा रहे हैं कि अगर वो एजुकेशन में किसी भी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, वो तो ये घर की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, शायद मौके मिले लेकिन ज़ाया हो गए। तो स्किल्स डेवलपमेंट की आपकी नज़र में डॉक्टर उरूसा दादानी क्या समझती हैं कि स्किल्स अगर आपके हाथ में हो तो इंसान जो है वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप अपने आप को समझिए, आपको ही नहीं पता आपको क्या करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं खुद भी ये सोच रही होती हूँ कि यार ये मैंने क्यों किया, लेकिन मुझे पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। आइदर मैं कभी उसमें मेरे साथ हर्डल्स भी आते होंगे, चीज़ें होती होंगी, लेकिन मुझे पता है ये मुझे करना है। तो मेरे हिसाब से गर्ल्स को ये सोचना चाहिए कि पहले तो उनका माइंडसेट क्या है। अम्मी ने कहा है कि ब्यूटिशियन बन जाओ तो मैं बन गई, अम्मी ने कहा सिलाई सीख लो, उसने कहा, आप उसको ना देखें, आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, तो पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना आपका फ़र्ज़ है। आप जब तक ट्रस्ट दिलाएंगे नहीं, अब मेरा मोबाइल अभी भी आई थिंक मेरा अली भाई के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, मेरे पासवर्ड नहीं होते मोबाइल में, बिकॉज हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना कि हम मोबाइल को छुपाएं। जब हम कोई ऐसी चीज़ पासवर्ड वगैरह कोई चीज़ लगा तो उससे फिर पेरेंट्स के दिमाग में आता है यार कि कोई तो चीज़ होगी, जबकि आइदर आप कुछ भी ऐसा बुरा नहीं कर रहे होंगे। और पेरेंट्स होते ही बैकवर्ड है, क्योंकि वो एक दूसरी नज़र से देख रहे होते हैं और हम दूसरी नज़र से देख रहे होते हैं। आप ट्रस्ट दिलाएं, अपनी इश्यूज़ को डिस्कस करें, आप उनको बताएं कि यार ऐसा ऐसा है और मैं ये करना चाहती हूँ। नहीं समझते वो बात अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा उनको स्पेस दें। और पेरेंट्स से भी यही होता है कि आप भी बच्चों को थोड़ा स्पेस दें ताकि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे भागे नहीं। तो जब तक आप खुद ट्रस्ट नहीं दिलाएंगे ना, तो आपके पेरेंट्स नहीं आपको किसी चीज़ की भी इजाज़त देंगे। क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं बहुत सारे, जब मैं जमात लेवल पे भी वर्किंग कर रही थी तो गर्ल्स ये कहती थी कि यार मेरे फादर जो है, मैंने ये अब कोर्स तो कर लिया, अब फादर मना कर रहे हैं, मेरे भाई मुझे मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप उन्हें ट्रस्ट दिलाओ, तो वो कहती हैं कि नहीं वो बैकवर्ड हैं तो नहीं समझेंगे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, आएगा नहीं। ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। आपको कैसे ट्रस्ट आया? मैं मैडम एक सवाल तो यकीन तौर पे बनता है, इस पूरे सेगमेंट को मैंने आपको जो है बड़ा फ्री रखा, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर उरूसा जारी थी। ये एक तरीके से हमारी ट्रेनिंग है, हमारी उन बच्चियों की ट्रेनिंग है। एक रोल मॉडल के तौर पे बिठाया है हमने हमारे आज के स्टूडियो में डॉक्टर उरूसा को, तो हमें पूरा फ़ायदा उठाना है इसका। किस तरह से ट्रस्ट डेवलप होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों पर, ख़ास तौर पर बच्चियों पर, कि वो इतना स्पेस देते हैं। और एज एन मदर आपने क्या फ़ील किया और आप उन माओं को क्या तरगीब देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि माओं को अपने बच्चों को इतना स्पेस इस लिहाज से देना चाहिए कि हर बात वो अपने बच्चों से शेयर करें, वो हर बात शेयर करें, बताएं, अच्छा बुरा माँ खुद बताए। फ्रेंड्स बताती हैं वो गलत होगा सही होगा, माँ को तो नहीं पता ना, जाहिर सी बात है, बाहर जाएगा 1000 किस्म के लोग होते हैं। तो माँ खुद हर बात बताएं बच्चों को कि बेटा ये सही है ये गलत है। अच्छी बुरी की बात माँ जब तक नहीं बताएगी, बहन बाद में बताएगी, पहले माँ उसकी दोस्त बने, फिर बेटी या बेटा होगा वो माँ बाप का दोस्त बनेगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसको अगर आपने हमें कम खुद किया, करना है कम। ये कम हो गया तो बच्चा किसी और के बजाय आपसे पूछेगा। खासतौर बेटियां अगर माँ से हम कलाम हो जाएंगी, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेंगी तो उनको सही जवाब मिलेगा। फाइनली बहुत अच्छी रही है आज की हमारी ये गुफ्तगू। फाइनल वर्ड्स आपसे कि आप जिस तरह की जर्नी आपकी रही है हाफ़िज़ कुरान से लेके अब तक की, मेमन टीवी की भी हमारी एक जर्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4-5 सालों में हमने कोशिश की है आज का ये जैसे आपने अंदर हमारे स्टूडियो में कदम रखा, आपको लगा होगा कि ये कोई मल्टीनेशनल और कोई मेन स्ट्रीम चैनल में आप आई हैं। तो ये जो जर्नी अली गोडल साहब हमारे CEO जो हैं, इनकी जो काविशें और कोशिशें हैं, जिस अंदाज से इन्होंने बतदरीज हर साल हमारी ये सेगमेंट जो है और हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो 4 चांद लगते चले जा रहे हैं। आप अपनी नज़र में डॉक्टर उरूसा दादानी एज एन प्रोफेशनल इस जर्नी को कैसे देख रही हैं? जर्नी बहुत अच्छी है और ग्रो तो ये कर रहे हैं स्लोली, लेकिन
प्रोफेशनलिज्म के साथ ग्रो कर रहे हैं, एक होता है नॉन प्रोफेशनलिज्म। और जिस तरीके से अली भाई सबको रिस्पेक्ट करते हैं, डाउन टू अर्थ होना, आप एक होता है आप पीक पर जाने के बाद लोगों को जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, तो अली भाई की जर्नी को देखते हुए मैं यही कहा कि जिस लेवल से वो स्टार्ट हुए थे और आज जिस वो लेवल पर हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करने का तरीका, उनका लोगों को अहमियत देने का, इंपॉर्टेंस देने का तरीका वही है। तो ये उनकी जर्नी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो चेंज नहीं हुए। लोग तो बहुत बदलते हैं और उनके साथ बहुत उनके रवैये भी चेंज हुए, लेकिन अली भाई जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं, और ऐसा ही इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हाँ, और आप का भी मौका रहा है मैडम, और यकीनी तौर पर मेमन टीवी के आज की इस ट्रांसमिशन को आपने कैसा पाया? बहुत, मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे मतलब शो में, क्योंकि इसके साथ मेरा ज़्यादा इन चीज़ों में जाना नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कॉल अली भाई ने की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, लेकिन मैं आई क्योंकि इतनी प्यार से कोई बुलाए, और यहाँ देख कर बहुत अच्छा फील हुआ कि आना तो बनता था यहाँ पे। थैंक यू, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उर्सा आपका और मैडम आपका Thank you. कि आज के इस प्रोग्राम में रिस्पेक्ट इज़्ज़त देने से मिलती है। ये फाइनल वर्ड से डॉक्टर उर्सा के कि आप जितनी इज़्ज़त देते चले जाएंगे, आप इतनी इज़्ज़त पाते भी चले जाएंगे, और इज़्ज़त देने से आपके अपनी जेब से, अपने दिलो दिमाग से, अपने पल्ले से कुछ नहीं जाता, बल्कि बहुत ज़्यादा आप अर्न करते हैं इसके अगेंस्ट में। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का हमारे साथ रहने के लिए, और यहीं पे हम हमारे रमज़ान घराना का अख्ताम भी करेंगे, और यकीनी तौर पर पूरी तरह हमारी किचन की तैयारियाँ, रमज़ान दस्तरखान की तैयारियाँ भी उरूज पर हैं। तो चलते हैं फिर दस्तरखान की तरफ।